नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 212, लोहार की उपलब्धि। इस पूरे अभियान की तैयारी में ध्रुव ने एक बार फिर पार्च्ड लैंड्स में लोहार कार्यशाला का दौरा किया। ट्रेन और बाकी प्राचीन बौनों ने उत्साहित मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। वे अपनी खुशी को रोक नहीं पाए क्योंकि उन्होंने ध्रुव को दिखाया कि वे पिछले कुछ हफ्तों से क्या काम कर रहे थे। बॉस, आपका स्वागत है। जब आप चले गए थे तो बहुत कुछ याद आया। भोला की शादी हो गई, मैं होम रन मारने में सक्षम हो गया और हम अंततः बहुतत्वीय मित्रिल आर्टिफैक्ट के रहस्य को सुझाने में सक्षम हो गए। ट्रेन ने अपनी भट्टी से एक चमकता हुआ हाथ का ब्रेस उठाया और उसे पानी में डाल दिया, जिससे एक संतोषजनक TSHHH की सीटी बज उठी क्योंकि उसका आंतरिक तापमान सामान्य हो गया। कुछ सेकंड बाद ट्रेन ने ध्रुव को तैयार उत्पाद दिखाया। एक तत्वीय मित्रिल कलाकृतियां जो उन्होंने पहले बनाई थीं, जो केवल तभी अच्छी थी जब उनमें केवल एक तत्व था। उनके केंद्र में एक चमकदार रोशनी के साथ एक कांच की मूर्ति जैसी दिखती थी। ये निश्चित रूप से छड़ी और अन्य नाजुक हथियारों के लिए अच्छा लग रहा था, लेकिन आक्रामक हथियारों और कवच के लिए ये थोड़ा अधिक भंगुर लग रहा था। लेकिन अब ये बहुतत्वीय मित्रिल कलाकृति थोड़ी अधिक अपारदर्शी लग रही थी, जिसकी सतह पर बार बार लाल, नीले और पीले रंग की रोशनी की झलक दिखाई दे रही थी। अग्नि, जल और पृथ्वी का मन, ध्रुव ने कहा और अपने शरीर में उपस्थित मन की सूची बनाई जो मित्रिल कलाकृति के प्रकट होने पर पागलपन की तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। आपने एक रूपांतरण मंत्र की आवश्यकता को कैसे टाला? उसने उनसे पूछा। हमें रघुनाथ डॉम से थोड़ी मदद मिली, बॉस। पता चला कि उनके पास एक पुरानी स्कूल स्मिथिंग तकनीक है जो ट्रांसम्यूटेशन मंत्र के प्रभावों को दोहरा सकती है। उन्होंने उसे केवल बौनों से संबंधित कौशल और राजा के अति प्राचीन खजाने वाले कमरे से प्राप्त अद्वितीय औजारों से संबंधित तकनीक दिखाए। ध्रुव को समझ नहीं आया कि उसने बीरू रघुनाथ से पहले क्यों नहीं पूछा। यही कारण था कि वे अतीत में अपनी धातुकर्म तकनीक के लिए प्रसिद्ध थे और आज भी। बधाई हो, लगता है कि हम अंततः प्रीतम के लिए इन मित्रिल कलाकृतियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं। प्राचीन बौनों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने हथौड़ों को खनकते हुए उत्साह व्यक्त किया। मित्रिल आर्टिफैक्ट का यह नया संस्करण, जिसे वर्षन 2 नाम दिया गया है, ड्रैगनबॉर्न और शैडो ऑक्स के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा, जो अपने दैनिक जीवन में मुख्य रूप से फिजिकल आर्ट्स मंत्रों का इस्तेमाल करते थे। संक्षेप में, इससे रिबोनियन लड़ाकों को काफी फायदा होगा। मित्रिल आर्टिफैक्ट संस्करण 2 ने मंत्रों की जादुई शक्ति को केवल 10% या उससे कम बढ़ाया, जो कि मूल संस्करण के 30% बढ़ाए गए प्रभावों की तुलना में कम था। हालांकि इस नए संस्करण ने अब अपने उपयोगकर्ताओं को सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई मैना कोर को बढ़ावा देने की अनुमति दी है। इसलिए सच में उन्हें वास्तव में लगभग 40-50% तक बढ़ाया जाएगा। बेशक, प्रीतम के लिए जो ज्यादा बाहर नहीं जाते थे, जैसे इंजीनियर, फैमर्स और अन्य उत्पादन संबंधी नौकरियां, उनके लिए यह बेहतर होगा कि वे मित्रिल आर्टिफैक्ट के पहले संस्करण का ही इस्तेमाल करें। इस तरह उन्हें आंकड़ों में 30% की वृद्धि मिलेगी और जब भी उन्हें नए एलिमेंटल मैना बूस्ट की जरूरत होगी, वे आर्टिफैक्ट को बदल सकते हैं। ड्रेगनबॉर्न और शैडो ऑक्स के लिए, जिन्हें हमेशा तैयार रहना पड़ता था, खास तौर पर कब्र में आने वाले अभियान में, उनके पास लड़ाई के बीच में आर्टिफैक्ट बदलने की सुविधा नहीं थी। इसलिए दूसरा संस्करण उनके लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। ध्रुव ने बौनों से कहा, हमारा अगला प्रोजेक्ट अब प्रत्येक ड्रैगनबॉर्न और शैडो ऑक के लिए मित्रिल आर्टिफैक्ट वर्षन 2 बनाना है। मैं ड्रैगनबॉर्न को संभाल लूंगा, तुम लोग ऑक को संभालो। ट्रेन और अन्य अभी तक ऑर्क से नहीं मिले थे, इसलिए ध्रुव ने अपनी छाया से एक ओर्केनाइन और ओरिक्यूपाइन ऑर्क को बुलाया और बौनों द्वारा उनकी माप ली। जब वे उस पर काम कर रहे थे, ध्रुव ने ड्रैगनबॉर्न के लिए कवच पर काम करना जारी रखा। इन अनुकूलित सेटों को बनाते समय उन्हें उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और उनकी अद्वितीय शक्तियों को ध्यान में रखना पड़ा। श्रेया 3, ड्रैगनबॉर्न के लिए सर्वोत्तम कवच सेट की योजना बनाओ। समझ गया, उपयुक्त हथियार और कवच बनाना पूरा। कुछ दिनों के लगातार काम के बाद ध्रुव ने अंततः मित्रिल कलाकृतियों के विभिन्न सेट तैयार कर लिए। प्राचीन बौने ध्रुव की फुर्ती की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर मेहनत श्रेया 3 ने पहले ही कर ली थी। उसे बस हर बार हथौड़ा सही जगह पर घुमाना था। अरे, उसे हथौड़ा घुमाने की जरूरत ही नहीं थी, बस जादू की जरूरत थी। कुछ देर विश्राम करने के बाद वह बौनों के पास गया और उनसे उनके अन्य उत्पादों के बारे में पूछा। क्या आप एसिड प्रूफ लेगिंग बना सकते हैं? उन्होंने उनसे पूछा। प्राचीन बौने इस सवाल पर लगभग हंस पड़े। बेशक बॉस, सभी लेगिंग एसिड प्रूफ होनी चाहिए, वरना वे कवच भी नहीं बन पाएंगे। बेशक, बौनों का स्तर सामान्य मनुष्यों की तुलना में बेहद ऊंचा था। आपको इसकी क्या जरूरत है, बॉस? ध्रुव ने उन्हें साहसी लोगों को कवच बेचने की अपनी योजना के बारे में बताया।
ट्रेन ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए सोचा, हम ये कर सकते हैं बॉस, लेकिन मित्रिल कलाकृतियां बनाने में समय लगेगा। बॉस भूरा हमें उनके नए निंजा आउटफिट के बारे में परेशान करता रहता है। ध्रुव ने उनकी चिंता को समझते हुए सिर हिलाया। ये प्राचीन बौने इस काम के लिए बहुत ज्यादा योग्य थे, खासकर किसी ऐसी चीज के लिए जो सिर्फ साहसी लोगों को बेची जा सके। अगर ध्रुव ट्रेन के हाथ से बने शिल्प बेचता तो वे एक जोड़ी जूते भी नहीं खरीद पाते। उसे रिबॉर्न राष्ट्र के सामान्य लोहारों के पास जाना पड़ा। वे अच्छे थे, लेकिन प्राचीन बौनों जितने अच्छे नहीं थे, जिनके खून की तुलना लावा से भी की जा सकती थी। बॉस, मैंने सुना है कि आप चाहते हैं कि हम कुछ लेगिंग बनाएं। एक सटायर लोहार ध्रुव के पास आया। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। हाँ, वास्तव में वे अच्छे दिखते हैं, ध्रुव ने कहा और लोहारखाने में बेतरतीब ढंग से बिखरे कवच सेटों की ओर इशारा किया। क्या आप निश्चित हैं, बॉस? ये तो हमारे छात्रों द्वारा अस्वीकृत किए गए कपड़े हैं। ये कवच के रूप में बमुश्किल ही पास हो सकता है। ध्रुव अपनी हंसी रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि उनका अस्वीकार कवच भी उन साहसी लोगों के पास मौजूद सबसे अच्छे कवच से कम 2 गुना बेहतर था। ये निश्चित रूप से उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे, बिना इसके कि वे इसे खरीदने में असमर्थ हों। ये सारे कवच न्यू ऑकस के पास भेज दो, सारे के सारे, उसने लोहारों से कहा। इसके बाद शीघ्रता से इन तीनों अस्वीकृत कवच को रेलवे के माध्यम से क्वींस क्षेत्र में ले जाने की व्यवस्था की गई। और चूंकि यह सीधे ध्रुव की ओर से किया गया अनुरोध था, इसलिए कवच को तुरंत वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और नेशन ऑफ रिबॉर्न से रवाना होने वाली अगली ट्रेन में भेज दिया गया। ध्रुव न्यू ऑकस वापस आ गया और तुरंत गोल्डन रोड परियोजना में लग गया। उन्होंने जो प्रगति देखी उससे वे बहुत प्रसन्न हुए। पहले की दरारों से भरी, दरारों वाली और क्षतिग्रस्त पत्थर की सड़क अब मौजूद नहीं थी। अब इसकी जगह एक सपाट कंक्रीट की सड़क बन गई थी जो सीधे क्षितिज की ओर जाती थी। बेशक काम अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन यह अच्छा था कि वे आखिरकार न्यू ऑकस से बाहर निकल आए थे और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। प्रगति कैसी है? उसने रिबॉर्नियन इंजीनियर से पूछा। यह अच्छी बात है, बॉस। मेरा अनुमान है कि कल तक हम जंगल क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, जो मकबरे के बाहरी इलाके में है। अध्याय 213 पुनर्जन्म शस्त्रागार। इस बीच खोजे गए मकबरे के लिए अभियान तेजी से जोर पकड़ रहा है। जैसा कि सर जयंत ने कहा, यह अफवाह तेजी से अफवाहों के माध्यम से फैल रही थी, भले ही आदेश ने इस जानकारी को गुप्त रखा था। जब तक साहसी लोगों को पैसे की थोड़ी सी भी गंध आती, वे खून से भरे पानी में शार्क की तरह भूखे झुंड में आ जाते। हालांकि मकबरे में प्रगति रुक गई थी। एसिड से कुछ और मौतों के बाद साहसी लोगों ने बिना किसी उचित रक्षात्मक उपाय के अंदर जाने से इनकार कर दिया। कुछ लोग अंगोरा शहर लौट आए, इस उम्मीद में कि वे सबसे अच्छे लोहारों से लेगिंग खरीदने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे। दुर्भाग्य से उनके लिए ऐसा लग रहा था कि शहर में हैमरस्टोन कंपनी के स्वामित्व वाली प्रमुख शस्त्रागार में संयोग से लेगिंग की कमी हो गई थी। ये भी एक संयोग था कि उनका लड़ाकू समूह कब्र के लिए तैयारी के संकेत दे रहा था। वे कब्र का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए उपकरणों पर अपने एकाधिकार का लाभ उठा रहे थे। अंततः कुछ लोग कब्र पर वापस लौटे, उनके पास जंग लगे जूते और स्टील की हिम्मत के अलावा कुछ भी नहीं था। 4 ऐसे ही अनुभवहीन साहसी लोगों का एक समूह कब्र में वापस लौटा, जिनके नाम पर लगभग कोई उम्मीद नहीं बची थी। नामहीन होने के कारण निश्चित रूप से उनका लोहारों से कोई संबंध नहीं था, जो उन्हें कुछ उच्च श्रेणी के साहसी लोगों की तरह एसिड प्रूफ लेगिंग मुहैया करा पाते। जब जंगल में एक और चीख गूंजी, जो कब्र में एक और मौत का संकेत थी, तो समूह ने काम बंद करने और घर लौटने का निर्णय लिया। हालांकि जब वे अंगोरा शहर के लिए रवाना होने वाले थे, तो उनमें से एक ने अचानक अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। उसकी दृष्टि में हल्की चमक थी। वह क्या है? उसने ऊंची आवाज में अपने समूह से पूछा, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। वे सब पीछे मुड़े और धीरे धीरे इस अजीब दृश्य की ओर बढ़े। और आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। दरअसल जंगल के बीच में एक छोटा सा घर था। क्या ये हमेशा से यहाँ था? ये संरचना घर कहलाने लायक ही थी। इसमें छत और 4 दीवारें थीं। ये साधारण था, इसके चारों ओर कोई सजावट या रंग रोगन नहीं था। और अगर इसमें कोई नुकीला किनारा न होता, तो वे सोचते कि यह बस एक बड़ा पत्थर है। वे उस पदार्थ को पहचान नहीं पाए। वह पत्थर जैसा दिख रहा था, लेकिन इतना चिकना था कि पत्थर जैसा नहीं लग रहा था। शायद ये कब्र का हिस्सा है। नहीं, यह आधुनिक दिखता है। और देखो, अंदर रोशनी है। जैसे ही वे धीरे धीरे घर के सामने की ओर बढ़े, उन्होंने दोहरे दरवाजों के पास लगे शीशे के माध्यम से अंततः घर के अंदरूनी हिस्से को देखा। सबने पत्थर पर खुदे हुए बोर्ड की ओर देखा, जिस पर लिखा था पुनर्जन्म शस्त्रागार। साहसी लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कहीं बीच में शस्त्रागार होगा।
उन्हें लगा कि यह सब एक जाल है, जैसे रेगिस्तान में पानी का गड्ढा देखकर लगता है। उन्हें लगा कि यह शस्त्रागार एक मृग तृष्णा के अलावा कुछ नहीं है। आखिरकार जब वे सोच रहे थे कि उन्हें कवच कहाँ से मिलेगा, तो यह इमारत अचानक बिना किसी चेतावनी के सामने आ गई। क्या हमें अंदर आना चाहिए? क्या होगा अगर यह एक जाल है? लेकिन देखो, लेगिंग, कवच। वे खुद को रोक नहीं सके और खिड़की से अंदर घुसकर अंदर रखे सामान पर नजर डालने लगे। हमारे शस्त्रागार में आपका स्वागत है। अचानक एक महिला ने अंदर से दरवाजा खोला और थके हुए साहसी लोगों का स्वागत किया। उसने अपने गर्मजोशी भरे चेहरे और आकर्षक मुस्कान से उन्हें अंदर आने का इशारा किया। बॉस ध्रुव, हमारे पास ग्राहक हैं, वह चिल्लाकर बोली। ध्रुव चेहरे पर मुस्कान लिए काउंटर के दूसरी ओर से ऊपर चढ़ा। ध्रुव ने जंगल क्षेत्र के बिल्कुल किनारे तक गोल्डन रोड के निर्माण की देखरेख की। वहां उन्होंने इंजीनियरों को अपने शस्त्रागार को स्थापित करने के लिए एक छोटी सी दुकान बनाने का निर्देश दिया। ये कब्र के काफी करीब था ताकि साहसी लोग गलती से उस पर ठोकर खा सकें, जबकि यह गोल्डन रोड के काफी करीब था ताकि वे आसानी से ऑटोमोबाइल ट्रकों के माध्यम से अपने उत्पादों को फिर से भर सकें। ध्रुव के जादू से शस्त्रागार का निर्माण पूरा होने में मुश्किल से 2 दिन लगे। ये सरल लेकिन अनोखा था। संरचना तैयार होने के बाद उसे बस अंदर रिबॉनियन अस्वीकृत कवच की खेप जमा करनी थी। बेशक उन्होंने सिर्फ कवच के अलावा और भी बहुत कुछ जोड़ना सुनिश्चित किया। उन्होंने हर वो चीज़ जुटाई जिसकी एक साहसी व्यक्ति को अभियान में ज़रूरत होती है, जैसे कि राशन, टैंक, मशालें, बिस्तर और ऐसे ही दूसरे उपकरण। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा कि उनके पहले ग्राहक आ गए। बॉस ध्रुव, हमारे पास ग्राहक हैं। वह न्यू ऑकस की स्थानीय निवासी थी जो उसके दूर रहने के दौरान शस्त्रागार की देखभाल में उसकी मदद करती थी। जैसे ही उसने उसकी आवाज़ सुनी, वह तुरंत शस्त्रागार में चला गया और पहले ग्राहकों का स्वागत करने लगा। माफ़ करें, एक युवा साहसी ने कहा, लेकिन क्या ये वाकई शस्त्रागार है? बिल्कुल, आप यहाँ अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, उन्होंने उनसे कहा। साहसी लोगों ने अब और कुछ नहीं कहा और केवल अलमारियों पर लटके सभी उत्पादों की प्रशंसा करते रहे। जब उन्होंने चिकने कवच में अपना प्रतिबिंब देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। उनमें से एक ने कहा, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि हैमरस्टोन समूह के लड़ाकों के पास इतना अद्भुत कवच होगा। मैं यहाँ की तलवारों की गुणवत्ता पर विश्वास नहीं कर सकता। ये काले बाजारों में मिलने वाले बौनों के उपकरणों जैसी ही दिखती है। वे कवच को देखकर इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने इस तथ्य पर भी सवाल नहीं उठाया कि एक 11 वर्षीय लड़के के पास जंगल के बीच में शस्त्रागार है। हे भगवान, ये तो स्टील की लेगिंग है। उनमें से एक को अंततः ध्रुव द्वारा स्थापित कवच मिल गया। इस पर की गई कारीगरी तो देखो, इसमें कोई जोड़ नहीं है। यह एसिड प्रूफ है, हमें इसे प्राप्त करना ही होगा। यह अंततः कब्र तक पहुंचने का हमारा मौका हो सकता है। साहसी लोगों में स्पष्ट उत्साह फैल गया। उन्होंने तुरंत ही अपने पास मौजूद सारा सोना निकाला और उसे डेस्क पर रख दिया। हालांकि उन्हें अपनी बचत खर्च करनी पड़ी, लेकिन ये लेगिंग खरीदना सार्थक था। धन्यवाद, ध्रुव के परिचारक ने कहा। कृपया फिर आइए। साहसी लोगों के चले जाने के बाद ध्रुव मन ही मन मुस्कुराया। अच्छा, अब हमें बस इंतजार करना होगा। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्रता से और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर नॉवल FINAT वेबसाइट का उपयोग करें। एक दिन बाद साहसी लोगों के 5 समूह रिबॉन शस्त्रागार के अंदर आए। पिछले समूह की तरह वे भी संयोग से इस पर ठोकर खा गए थे और उत्सुक थे कि यह क्या है। और जब उन्होंने लेगिंग्स को बिक्री पर देखा तो उन्होंने बिना किसी विचार के तुरंत उन्हें खरीद लिया। दूसरे दिन तक अफवाहें फैल गईं कि कुछ समूह मकबरे के अम्लीय भाग को सुरक्षित रूप से पार करने में सफल हो गए थे। ये साहसिक लोगों के बीच सनसनी बन गया, खासकर इसलिए क्योंकि एसिड के माध्यम से सफलतापूर्वक यात्रा करने वाले लोग अज्ञात थे। और जब उन्होंने आसपास पूछताछ की तो अधिक लोगों को जंगल के बीच में स्थित इस कथित शस्त्रागार के बारे में पता चला। बेशक ज्यादातर लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि यह सच है, लेकिन जब उन्होंने खुद इसकी जांच की तो उन्हें जल्द ही सच्चाई का पता चल गया। और इस तरह रिबॉर्न आर्मरी ने धीरे धीरे साहसी लोगों के बीच ख्याति प्राप्त कर ली। हैमरस्टोन कंपनी ने किसी को भी लेगिंग कवच खरीदने से रोक दिया था, इसलिए यह एकमात्र जगह थी जहां से वे अपने अभियान के लिए इसे प्राप्त कर सकते थे। 5वें दिन तक कब्र के पास डेरा डाले हुए लगभग आधे लोगों ने कवच पहन लिया था, जिसके एक और रिबॉर्न कंपनी का विशिष्ट आर चिन्ह अंकित था। अध्याय 214 पुनर्जन्म शस्त्रागार। लाभ ध्रुव और भूरा दोनों कब्र के अंदर की स्थिति पर नजर रखते रहे और चुपके से चारों ओर हो रही बातचीत पर कान लगाते रहे। ये बहुत ही मजेदार था कि इन सतर्क और अनुभवी साहसी लोगों ने एक बार भी आसमान की ओर नहीं देखा। अगर उन्होंने देखा भी तो उन्हें शाखाओं पर बैठे औक और छायाएं दिखाई दी जो अपने विशालकाय शरीर को छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। तुम्हें ये छाती का कवच कहाँ से मिला? मेरा कवच तीर के जाल में फंसने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन तुम्हारा कवच बिल्कुल साफ है।
उस पर बमुश्किल एक खरोंच है। अपने दाहिने सीने पर आर चिन्ह बना कवच पहने हुए साहसी व्यक्ति ने चारों ओर देखा तथा सार्वजनिक रूप से यह बताने में झिझक रहा था, सच बताऊं तो मैं उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया हूं जहां से मैंने ये कवच खरीदा था। मैं नहीं चाहता कि यह इतनी आसानी से बिक जाए। असल में यह आखिरी कवच है जो कल स्टॉक में था, इसलिए मैं भाग्यशाली रहा। चलो बस हमें बताओ। अपने दोस्तों के दबाव के बाद साहसी व्यक्ति ने अंततः हार मान ली। ठीक है, मेरे पीछे आओ। ध्रुव ने इस तरह के दृश्य को इस दिन पहले ही कई बार घटित होते देखा था। धीरे धीरे साहसी लोगों के मुंह से मुंह फैलते हुए रिबॉर्न आर्मरी की चर्चा फैलती गई, जिससे उन्हें कार्यशाला का पता चला। फिर उसने अपनी परछाई की ओर देखा और कहा, मैरी, कुछ साहसी लोग तुम्हारी ओर आ रहे हैं, कृपया उनका स्वागत करो। वह रिबॉर्न आर्मरी की देखभाल करने वाली मैरी से बात कर रहे थे। ठीक है बॉस, मैंने अभी अभी अपना सामान जमा करना समाप्त किया है, उसने ध्रुव की परछाई से आती आवाज में उत्तर दिया। कुछ मिनट बाद वे साहसी लोग रिबॉर्न आर्मरी पर पहुंचे, जहां एक घरेलू दिखने वाली महिला ने उनका तुरंत स्वागत किया। वाह, ये जगह कहां से आए? इन सभी कवच और हथियारों को देखो। यह अंगोरा शहर में मौजूद कवच और हथियारों से भी बेहतर है। मैं तो ये भी कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि यह हैमरस्टोन द्वारा बेचे जाने वाले कवच और हथियारों से भी बेहतर है। वह साहसी व्यक्ति जो अपने मित्रों को शस्त्रागार में ले गया था, वहीं स्तब्ध खड़ा रहा जब उसने पंक्तियों में रखे उसी कवच प्लेट को देखा जिसे उसने कल ही खरीदा था। मुझे यकीन नहीं होता, उन्होंने कहा। कल यह आखिरी चेस्ट प्लेट थी जो उनके पास थी, और जब उसने इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उनकी सबसे लोकप्रिय वस्तु एसिड प्रूफ लेगिंग पहले से ही पूरी तरह से फिर से स्टॉक में आ चुकी थी। जब वह कल यहाँ आया तो वे सभी पहले ही बिक चुकी थीं। माफ करना मिस, आप लोग कितनी जल्दी स्टॉक भर देते हैं। परिचारिका ने बस मुस्कुराकर उन्हें एक सरल स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम रिबॉर्न कंपनी हैं। साहसी लोगों ने अपरिचितता का भाव दिखाया, लेकिन अब से रिबॉर्न नाम उनके दिमाग में बस गया। साहसी लोगों ने जल्दी से वह सारा उपकरण खरीद लिया जो वे खरीद सकते थे। हालांकि उनकी पसंद के हिसाब से कीमतें थोड़ी ज्यादा थीं, लेकिन ये तथ्य कि वे इसे पहले ही खरीद सकते थे पहले से ही एक विशेषाधिकार था जिसके लिए वे आभारी थे। अगर हम हैमरस्टोन कंपनी के सदस्य नहीं हैं तो हम ये सामान भी नहीं खरीद सकते। गुणवत्ता भी बेहतर है। वाह, इसका मतलब है कि हम सिर्फ माचिस जलाकर आग पैदा कर सकते हैं। अब हम जहां चाहें मशाल रख सकते हैं। चलो कब्र में इसे आजमाते हैं। साहसी लोग अपने नए चमकदार कवच और उपकरणों के साथ रिबॉर्न शस्त्रागार से बाहर निकल गए। बेशक भूरा ने साहसी लोगों पर नजर रखने के लिए अपने क्लोन भेजे। ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि मैंने जो सुना है उसके अनुसार मकबरे का एसिड वाला हिस्सा अन्वेषण का बस आधा हिस्सा है, लेकिन हमारी लैगिंग की बदौलत लोग आखिरकार आगे की खोज कर सकते हैं। वहां बहुत सारे कमरे और गुफाएं थीं, जिनमें से कुछ के रास्ते जाल से भरे हुए थे या कुछ तो शुरू में ही वापस लौट आते थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ असली रास्ते एक बड़े कक्ष में ले जाते थे जिसमें एसिड की एक झील के अलावा और कुछ नहीं था जो साहसी लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। ध्रुव ने यह भी सुना कि एसिड की झील की गहराई अलग अलग थी। केवल एक ही सच्चा रास्ता इतना उथला था कि एक व्यक्ति सिर्फ अपने पैरों को भिगोकर चल सकता था, इसलिए एसिड प्रूफ लेगिंग की जरूरत थी। मकबरे के अन्वेषण की प्रगति की गति को देखते हुए मकबरे का पूरा नक्शा तैयार करने और खजाने वाले कमरे की खोज करने में संभवतः 1 और महीना लग जाएगा। बेशक ध्रुव ने यह बात उन साहसी लोगों से सुनी थी जिन्होंने इसे दूसरे स्रोत से सुना था, जिन्होंने इसे ऑर्डर के शूरवीरों से सुना था, इसलिए समाचार की विश्वसनीयता अभी भी थोड़ी धुंधली थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novemberalf.net वेबसाइट देखें। लेकिन ये काफी हद तक सही लग रहा था, कम से कम श्रेया 3 ओ को तो ऐसा ही लगता था, क्योंकि जमीन पर असामान्य पृथ्वीमान का आकार ऐसा था जिसे ध्रुव ने कब्र के पूरे आकार का समझा था, और जो कुछ उसने देखा उससे एसिड रूम मुश्किल से अंत तक आधा ही था। शायद यही कारण था कि ऑर्डर के शूरवीर अभी तक नहीं पहुंचे थे। वे चाहते थे कि साहसी लोग उनके लिए सारा काम खुद करें, न कि अपनी जान जोखिम में डालें और दूसरों को कब्र का नक्शा बनाने दें। लेकिन सांत्वना पुरस्कार के रूप में इन साहसी लोगों को यहाँ वहाँ कुछ खजाने मिले, जिससे ये सब सार्थक हो गया। अरे देखो मास्टर, भूरा ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। कब्र से लौट रहे साहसी लोगों का एक समूह है। हे, उनका कवच जल गया है। ध्रुव ने देखा कि निराश साहसी लोग गुफा के मुख से लंगड़ाते हुए बाहर निकल रहे थे। उनके हथियार और कवच टूट चुके थे और क्षतिग्रस्त हो चुके थे। अरे, हमें पुनः आपूर्ति के लिए अंगोरा शहर लौटना होगा। हमें यहाँ वापस आने में 1 सप्ताह लगेगा। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम मुख्य खजाने वाले कमरे के लिए नहीं लड़ सकते, लेकिन मैंने सोचा कि हम कम से कम दूसरे कमरों से कुछ तो हासिल कर ही लेंगे। तभी एक महिला साहसी उनके पास आए।
उसने अपनी छाती पर बने आर चिन्ह की ओर इशारा किया और फिर जंगल की ओर इशारा किया जहां रिबॉर्न आर्मरी स्थित थी। ध्रुव को ये जानने के लिए उनकी बातचीत सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि आखिर हुआ क्या था। एक बार फिर मौखिक प्रचार ने अपना काम कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद वही साहसी लोग पूरी तरह से नए हथियारों और कवच के साथ गुफा के मुख पर वापस लौटे, साथ ही कुछ नए लंबी पैदल यात्रा और अन्वेषण उपकरण भी लाए जिन पर आर प्रतीक छपा हुआ था। इस तरह से रिबॉर्न आर्मरी इन साहसी लोगों के लिए प्रमुख स्टोर बन गया। न केवल इसकी गुणवत्ता अच्छी थी बल्कि इसे कब्र के बेहद करीब भी रखा गया था, जिससे उनका बहुत समय और मेहनत बच गई। ये तथ्य कि वे एक ही दिन में अपने भंडार को पुनः भर सकते थे भी अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था, जिससे साहसी लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या उनके पास शस्त्रागार में कहीं कोई पॉकेट आयाम छिपा हुआ है। बेशक ये सब नवनिर्मित गोल्डन रोड के माध्यम से न्यू ऑर्कस से आने वाले ऑटोमोबाइल के कारण संभव हुआ, जिसके सामने कोई भी कंपनी टिक नहीं सकी। एक दिन बाद शिविरों में साहसी लोगों की गपशप और बातचीत नए विषयों पर शुरू हो गई। हैमरस्टोन कंपनी के साहसी लोग अंततः कब्र पर लौट आए। वे एसिड की घटना के बाद अंगोरा शहर से लौटे थे और उन्हें उम्मीद थी कि एसिड प्रूफ लैगिंग की कमी के कारण मकबरे में बहुत कम लोग होंगे। लेकिन वे इस तथ्य से तुरंत दंग रह गए कि लगभग सभी साहसी, चाहे वे अज्ञात हों या अज्ञात, नए कवच और हथियारों से पूरी तरह सुसज्जित थे। इतना ही नहीं, बल्कि मकबरे की खोज एसिड झील वाले हिस्से से कहीं ज्यादा दूर तक की गई थी। वे वास्तव में प्रगति में पीछे थे। अध्याय 215 कब्र का अंतिम आह्वान। मास्टर, आपको उनके चेहरों पर भाव देखना चाहिए था। भूरा ने ध्रुव को कहानी सुनाते हुए कहा कि कैसे हैमरस्टोन समूह वर्तमान घटनाओं से पूरी तरह से अचंभित था। मास्टर, नारुतो और सासुकी को ये बताओ। पूर्व ओर्केनाइन और ओरिक्यूपाइन सरदार छाया से ऊपर उठे और ध्रुव को अपना दर्शन दिया। भूरा ने दो प्रतिष्ठित सरदारों का नाम नारुतो और सासुकी रखने का बीड़ा उठाया, जो उसके पिछले जीवन के एनीमे पात्रों से काफी मिलता जुलता था। ऑक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपना नया नाम अपना लिया। आखिरकार जब वे अविकसित थे तब उनका कोई नाम नहीं था। वे बस अपने शरीर से निकलने वाली अनोखी आवाज के जरिए एक दूसरे को संबोधित करते थे। ऑकेनीज अपनी जांघों पर थपकी देते थे और ऑकेनीज अपनी कलमों से ताली बजाते थे। हैमरस्टोन समूह के नेता बुच ने अपने लोगों से कारण की जांच कराई और हमारे शस्त्रागार का पता लगाया, ओर्केनाइन प्रमुख नारुतो ने बताया। आप बहुत सारी चीजें बाहर छोड़ रहे थे, ओरिक्यूपाइन के प्रमुख सासुकी ने प्रतिस्पर्धात्मक द्वेष के साथ कहा। उसने पहले ही अंगोरा शहर में समाचार पहुंचाने के लिए एक संदेशवाहक भेज दिया था। मैंने अपने अधीनस्थों को उनकी परछाइयों का पीछा करने और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, नारुतो ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं बस हमारे बॉस को इसकी रिपोर्ट करने ही वाला था। तुम हमेशा मुझे कमतर क्यों आंकते हो? मैं नहीं था, मैं ये सुनिश्चित कर रहा था कि हमारे बॉस को सच्चाई पता चले। ये सिर्फ तुम्हारा अहंकार है जो ये सोच रहा है। आप ध्रुव को दोनों को और झगड़ा करने से रोकना पड़ा। तो हैमरस्टोन कंपनी ने क्या किया? वे अपने ग्राहकों को फिर से एसिड प्रूफ लैगिंग खरीदने की अनुमति देकर हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहे हैं। हाँ, उन्होंने इसे अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन ये देखते हुए कि हर कोई हमसे लैगिंग खरीद रहा है, उन्होंने जल्दी से अपनी रणनीति बदल दी। भूरा को इस बात पर बहुत गर्व था कि रिबॉर्न आर्मरी क्या करने में सक्षम थी। हमारे निंजा ऑक्स के अनुसार वे जंगल में एक अस्थायी शस्त्रागार स्थापित करने की भी योजना बना रहे हैं। हम जब बात कर रहे हैं तब वे इसका निर्माण कर रहे हैं, नारुतो ने कहा। सच में, कुछ दिनों बाद ध्रुव ने खुद देखा और रिबॉर्न आर्मरी के दूसरी तरफ एक अस्थायी लकड़ी का केबिन देखा। इस पर हैमरस्टोन कंपनी का प्रतीक चिन्ह था, जिसे उनके कर्मचारी चलाते थे। ये बहुत ही जर्जर था और इसमें कोई सजावट नहीं थी क्योंकि इसे बनाने में बहुत जल्दबाजी की गई थी, लेकिन इसने अपना काम बखूबी किया। इसमें सभी उपलब्ध हैमरस्टोन कवच और हथियार सेट प्रदर्शित थे जिन्हें कोई भी खरीद सकता है। हालांकि उन्होंने पाया कि व्यापार उनकी अपेक्षा से थोड़ा धीमा था। कोई भी उनके स्टॉल से खरीदारी नहीं कर रहा था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एडवेंचरर्स को रिबॉर्न उत्पादों को खरीदने और इस्तेमाल करने की आदत हो गई थी। संक्षेप में, वे बहुत देर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उनकी गुणवत्ता रिबॉर्न आर्मरी की तुलना में थोड़ी कम थी, जबकि वे काफी महंगे भी थे। हैमरस्टोन साहसी लोगों के गंजे नेता बुच, जो उग्र लाल कवच सेट पहनते थे, को रिबॉर्न आर्मरी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कीमतें बहुत कम करनी पड़ी। उन्होंने इसकी कीमत में लगभग 40% की कटौती कर दी, जिससे ये रिबॉर्न उत्पादों से सस्ता हो गया। इससे उन्हें अंततः ग्राहक प्राप्त हुए। जैसे जैसे कब्र में खोजबीन आगे बढ़ती गई, जाल और खतरे बढ़ते गए, जिसके कारण अधिक से अधिक टूटे हुए कवच को बदलने की आवश्यकता पड़ी। इसके विपरीत, अंदर पाए जाने वाले खजाने और भी अधिक मूल्यवान होते गए, जिसने बढ़ते जोखिम के बावजूद अधिक खोजकर्ताओं को आकर्षित किया।
इससे विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले नए साहसी लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिन्हें मकबरे तक पहुंचने के लिए उचित उपकरणों की आवश्यकता थी। इसके कारण मेकशिफ्ट हैमरस्टोन शस्त्रागार स्टोव में एक समस्या पाई गई। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर नवंबर एल्फायर NAT वेबसाइट का उपयोग करें। उनकी आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं थी। उनका माल पुनः आपूर्ति के एक दिन बाद भी बिक नहीं जाता था। आमतौर पर यह उनके लिए जश्न मनाने का एक कारण होता। हालांकि इसका मतलब यह था कि वे बहुत सारे ग्राहकों को खो रहे थे जो इस अभियान में अपने सभी सोने के सिक्के खर्च करने को तैयार थे। वे सभी निराश लोग जो अपने शस्त्रागार को खाली हाथ छोड़कर आए थे, कब्र के दूसरी ओर अपने प्रतिद्वंद्वी रिबॉर्न शस्त्रागार की ओर चले गए, और किसी तरह उस कंपनी को कभी भी इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। हर दिन 20 साहसी लोग एसिड प्रूफ लेगिंग खरीदते थे, इसके बावजूद वे हमेशा आपूर्ति से भरे रहते थे। ये कंपनी कहाँ से आए? वे अपने उत्पादों की पुनः आपूर्ति बहुत तेजी से करते हैं। हैमरस्टोन के साहसी लोगों ने क्वींस क्षेत्र के नक्शे को देखा और कब्र के आसपास कहीं भी कोई शहर नहीं पाया। सबसे नज़दीक अंगोरा शहर था। शायद वे इसी जगह से आते हैं, ऑकस टाउन से, किसी ने क्वींस क्षेत्र के किनारे की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने सुना है कि वह जगह एक बुथा शहर है, मरम्मत से परे बर्बाद हो चुका है, और अगर वे वहां से भी हैं तो भी उन्हें अपना माल वापस लाने में कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा। उन्हें अपना स्टॉक इतनी जल्दी ताज़ा करने के लिए बहुत करीब होना चाहिए। बुच को अपने अधीनस्थों को शांत करना पड़ा। ये ठीक है, उसने आज्ञाकारी स्वर में उनसे कहा। हम यहाँ कवच और हथियार बेचने नहीं आए हैं, हम यहाँ कब्र को पूरी तरह से देखने आए हैं। हमारे बॉस चाहते हैं कि हम कब्र को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने ताकि हमारी कंपनी अखबारों में छपे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आखिरकार सफलता प्राप्त कर सकते हैं और 494वां स्थान प्राप्त कर सकते हैं। एसिड घटना के लगभग 1 महीने बाद अब मकबरे का लगभग 90% अन्वेषण हो चुका था। कुछ भाग्यशाली साहसी लोग थे जिन्होंने एक छिपे हुए खजाने वाले कमरे की खोज की, लेकिन कोई भी रत्न या सोने की छड़ें कब्र के अंतिम दरवाजे के अंत में मिलने वाले अंतिम पुरस्कार की तुलना नहीं कर सकती थीं। ये वह समय था जब स्वर्गीय शूरवीरों के आदेश ने अंततः अपने साहसी लोगों के समूह को भेजा। शिविर में सभी लोग खनक और खनक की आवाज से जाग गए, क्योंकि लगभग 10 पूर्ण कवचधारी शूरवीर गुफा के प्रवेश द्वार में घुस आए थे। वाह, उन्होंने कोई स्क्वायर नहीं भेजा। ये गंभीर बात है। इसका मतलब है कि वे सभी कम से कम 4 स्टार फाइटर हैं। देखो, ये सर जयंत हैं, वे 5 स्टार नाइट हैं। इससे साहसी लोगों को संकेत मिल गया कि मकबरे के लिए अभियान अब समाप्ति के करीब है। अब जब शूरवीर आ चुके थे तो उन्हें कल तक कब्र की खोज पूरी कर लेनी थी। अगर कोई अभियान में शामिल होना चाहता था तो यह उनके लिए आखिरी मौका था। तो सर जयंत के नेतृत्व में शूरवीरों के ठीक पीछे गुफा के मुहाने पर बहुत सारे साहसी लोग एकत्र हुए। बेशक इनमें से ज्यादातर साहसी जानते थे कि उन्हें मुख्य खजाने के कमरे से शायद कुछ भी मूल्यवान नहीं मिलेगा। आखिरकार वे शूरवीरों के साथ साथ हैमरस्टोन समूह के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखी। आपको क्या लगता है कि अंतिम विजेता कौन होगा? मैं सर जयंत पर दांव लगा रहा हूँ। वह एक नाइट हैं। यहाँ आप फिर से ऑर्डर के मेगा फैन बन गए हैं। मुझे लगता है कि यह हैमरस्टोन कंपनी होगी। क्या आप जानते हैं कि उनके नेता बुच के पास एक गुप्त हथियार है? मैंने सुना है कि उसके गॉन्टलेट्स के अंदर मित्रिल अवशेष का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ है। कृपया, ये सब ताकत के बारे में नहीं है। आप जानते हैं, कब्र में अभी भी कुछ तरकीबें और जाल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि 4 सितारा इन्फर्नल एडवेंचरर्स या 3 सितारा बियर ग्रुप के पास खजाने के कमरे तक पहुंचने का सबसे अच्छा मौका होगा। उन्हें इस तरह की चीज़ों का सबसे अधिक अनुभव है। जबकि इनमें से अधिकांश साहसिक लोग एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे, पीछे से एक पूरी तरह से अपरिचित समूह आया जिसमें एक 11 वर्षीय बच्चा और 4 ड्रैगन जैसे व्यक्ति शामिल थे। अध्याय 216 कब्र की खोज। ध्रुव पहले तो खुद ही कब्र का अन्वेषण करना चाहते थे, लेकिन शर्वानी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने स्वयं को भी इस अभियान में आमंत्रित किया। अब कब्र की यह पूरी खोज भाई बहनों के लिए एक तरह की फील्ड ट्रिप बन गई। कब्र में निहित खतरों और जोखिमों के बावजूद ड्रैगनबॉर्न ने इसे हल्के काम से ज्यादा कुछ नहीं माना, और यह बिना योग्यता के नहीं था। एग्नेस के साथ महीनों के प्रशिक्षण के बाद उनकी लड़ाई की तकनीक सामान्य से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई थी, और इस प्रकार ध्रुव और ड्रैगनबोन लगभग 100 या उससे अधिक साहसी लोगों के साथ गुफा के मुख पर पहुंचे। अन्य लोगों की तरह ही वे भी अग्रिम पंक्ति में शूरवीरों के समूह के पीछे प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे शूरवीर आगे बढ़ते गए, साहसी लोग भी आगे बढ़ते गए। हालांकि ध्रुव ने इस अभियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए लगभग 1 महीना बिताया था, लेकिन उसे अभी तक इसे अपनी आंखों से देखना बाकी था। ये पहली बार होगा। गुफा का प्रवेश द्वार ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी महान सभ्यता के खंडहरों से पैदा हुआ हो।
ध्रुव ने इसकी तुलना अपने पिछले जन्म में माया सभ्यता के ढांचों से की जो जमीन में बहुत गहराई तक धंसे हुए थे। यह मुख्यतः पत्थर की ईंटों से बना था, जिनमें कभी इतनी शानदार वास्तुकला थी, लेकिन अब वे काई और घास से भर गए हैं। पूरा मकबरा भूमिगत था। ध्रुव को संदेह था कि वर्षों से आए तीव्र भूकंपों के कारण मूल मकबरा जमीन पर एक बड़ी दरार में समा गया होगा। तथ्य यह है कि जमीन पर बिखरी टूटी हुई संरचनाएं छतों की याद दिलाती थीं, जिससे उस सिद्धांत को और अधिक बल मिला। ध्रुव और ड्रैगनबॉर्न साहसी लोगों के पीछे पीछे अंदर गए और एक बड़ी खुली गुफा संरचना देखी, जो स्टैलेक्टाइट्स और पत्थर की ईंटों का एक मिश्रण थी। पूरी गुफा साहसी लोगों की मशालों से जगमगा उठी, जिससे ध्रुव को जमीन पर टूटी हुई मूर्तियां और स्तंभ दिखाई देने लगे। भूरा, ये कैसी कब्र है? बैंगनी रंग का कीचड़ ऊपर के स्टैलेक्टाइट से टपक कर ध्रुव के सिर पर आ गिरा। मैंने सुना है कि यह किसी प्रसिद्ध जनरल का विश्राम स्थल है। ध्रुव का मानना था कि इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ऑर्डर के शूरवीरों को कब्र में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। जैसे जैसे वे गुफा में आगे बढ़ते गए, पूरी संरचना संकरी होती गई और उन्हें 10 अलग अलग रास्तों में से एक को चुनना पड़ा। सही विकल्प पहले से ही पिछले साहसी लोगों द्वारा चिन्हित किया गया था, इसलिए हर कोई आसानी से पहले जाल से गुजर गया। इससे कब्र अपेक्षाकृत सुरक्षित हो गई, जिससे ड्रैगनबोन थोड़ा ऊब गए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर सबसे अच्छी फायर NAT वेबसाइट देखें। यहाँ तक कि शर्वनी, जो हमेशा गंभीर रहती थी, चलते चलते अपने बाणों की धार तेज करने लगी। समूह में सबसे बड़ा वीर अपने आप को जम्हाई लेने और टूटे हुए पत्थर की ईंटों वाले फर्श पर अपने पैर घसीटने से नहीं रोक सका, क्योंकि वह साहसी लोगों के पीछे चल रहा था। दूसरी ओर प्रताप ने स्वयं को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वह अपने सामने आने वाले सभी साहसिक कार्यों से अत्यधिक शर्मीली थी। इस बीच अर्जुन बिल्कुल इसके विपरीत था। ऊर्जावान छोटा ड्रैगनबोन अपने सामने मौजूद कुछ साहसी लोगों को पकड़ने और उनसे बातचीत करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने साहसी लोगों से उनके पिछले अनुभवों और उनकी पिछली कठिनाइयों के बारे में ढेर सारे सवाल पूछना शुरू कर दिया, और जिस सुरंग से वे गुजर रहे थे वह इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी आवाज़ तेज थी और पूरे रास्ते में गूंज रही थी। अभी अभी कुछ साहसिक लोगों ने ध्रुव के विचित्र समूह पर ध्यान दिया। ध्रुव देख सकता था कि साहसी लोग अपने समूह को देखकर थोड़े भ्रमित थे। सबसे पहले, उन्होंने पहले कभी ड्रैगनबोन नहीं देखा था, और दूसरी बात, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ एक बच्चा भी होगा। अंततः बात यहाँ तक आ पहुंची कि उनमें से एक को पूछना ही पड़ा, माफ कीजिए, आप कौन हैं? अर्जुन मुस्कुराया और गर्व से घोषणा की, मैं अर्जुन हूँ और हम पुनर्जन्म राष्ट्र से हैं। उनके इस जवाब पर बहुत से लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उन्होंने अपनी भूगोल की कक्षाओं को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, उन्होंने इस देश के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। रुको, पुनर्जन्म, ये परिचित क्यों लग रहा है? जब उस साहसी व्यक्ति ने अपनी छाती की ओर देखा जिस पर जटिल आर्क चिन्ह अंकित था, तभी उसे अंततः बिंदुओं का मिलान समझ में आया। पुनर्जन्म शस्त्रागार, क्या आप लोगों का वह है? हम, ओह हाँ, ये तो हमारे बॉस का अधिकार है, अर्जुन ने पीछे चल रहे सुनहरे बालों वाले बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा। जिन साहसी लोगों ने उनकी बातचीत सुनी, वे घुमावदार पत्थर की ईंटों वाली सुरंगों के बीच में ही रुक गए, जिससे यातायात जाम हो गया। पुनर्जन्म शस्त्रागार, मेरी जान बचाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर यह हेलमेट न होता तो अब तक मेरा सिर कटा हुआ होता। मैं भी, और यह भी उनकी माचिस की तीलियों की ही देन है कि मैं उस ठंडी रात में बच सका जब मैं एक कमरे में फंस गया था। अरे, मुझे बताओ कि तुम लोग इन कवचों को इतनी जल्दी कैसे बना लेते हो? ऐसा लगता है जैसे तुमने जादू से इनका अस्तित्व बना लिया है। ध्रुव और ड्रैगनबॉर्न इन जिज्ञासु साहसी लोगों से घिरे हुए थे। उन्होंने रिबॉर्न कंपनी के बारे में कई तरह के सवाल पूछे और बताया कि वे उनकी स्मृति क्षमताओं से कितने प्रभावित हैं। बेशक, इन लोगों को लगा कि वे हेमरस्टोन कंपनी की तरह विशुद्ध रूप से एक लोहारी व्यवसाय हैं। इसलिए शर्वानी को उन्हें समझाना पड़ा कि यह उनकी उत्पाद लाइन का सिर्फ एक हिस्सा है। इससे वे उन पर और भी अधिक प्रश्न करने लगे, लेकिन शर्वानी ने उनमें से किसी का भी तब तक कोई जवाब नहीं दिया जब तक कि वे आगे नहीं बढ़ गए, अन्यथा वे पूरी तरह से पीछे छूट जाएंगे। और इसलिए जैसे जैसे वे कब्र में आगे बढ़ते गए, कुछ साहसी लोगों ने अंततः ड्रैगनबॉर्न की असामान्य शारीरिक क्षमताओं को नोटिस किया। वे बिना किसी प्रयास के गड्ढों से कूद गए। उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की कि छिपे हुए दीवार के जाल से तीर उनके चेहरे के पास से निकल गए, और वे ये सब करते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे जैसे कि वे सामान्य जमीन पर चल रहे हों। ये लोग हैं कौन? वे जितने दिखते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आप क्या सोचते हैं? 3 स्टार लड़ाके? मुझे लगता है कि वे 4 स्टार लड़ाकू हैं। किसी भी तरह रिबॉर्न कंपनी को ये बेहतरीन लड़ाके अचानक कहाँ से मिल गए? मैंने तो पहले कभी उनकी प्रजाति देखी ही नहीं। साहसी लोग तब और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए जब वे मकबरे के अम्लीय झील वाले हिस्से पर पहुंचे। ज्यादातर अनुभवी खोजकर्ता अपने आगे के रास्ते पर सावधानी से चल रहे थे, अपने पैरों को तेजाब में पूरी तरह से डुबोकर चल रहे थे।
वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वे तय रास्ते से एक कदम भी पीछे न हटें, नहीं तो वे डूबकर मर सकते थे। हालांकि जैसे ही ड्रैगनबोन पानी में प्रवेश किया, एक प्रिज्मीय ढाल अचानक उनके चारों ओर प्रकट हुई और उन्हें पूरी झील पर चलने की अनुमति दी। एसिड ने ढाल को खाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर कुछ जादुई गुण था जिसने एसिड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि वह ढाल को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। क्या बकवास है! ये किस तरह का रक्षात्मक मंत्र है? क्या उनका कवच जादुई है? मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। यह उनकी कंपनी का एक गुप्त रक्षात्मक मंत्र होगा। ये रिबॉर्न कहाँ से आया और वे इतने शक्तिशाली क्यों हैं? और इस कंपनी का कथित नेता, सुनहरे बालों वाला 11 वर्षीय लड़का, बस हवा में तैरता रहा और झील को पूरी तरह से पार कर गया। एक 4 सितारा मंत्र, बस ऐसे ही। अध्याय 217 अंतिम डबल दरवाजे कब्रे के अंदर घंटों यात्रा करने, अर्ध ढह चुके भूभाग से गुजरने, तंग दीवारों को पार करने, तथा यहाँ तक कि एक काली खाई में 3 मीटर छलांग लगाने के बाद पूरा साहसी समूह अंततः मकबरे के तथाकथित अंतिम कमरे में पहुंचा। वे जानते थे कि यह खजाने वाले कमरे की ओर जाने वाली अंतिम बाधा थी, क्योंकि बड़े विशाल दोहरे दरवाजों पर राक्षसों की एक पूरी सेना के खिलाफ एक आदमी की वीरतापूर्ण विजय के चित्रण बड़ी बारीकी से उकेरे गए थे। यही है जनरल ग्रिवस का अंतिम विश्राम स्थल। सर जयंत के शब्द सीधे ध्रुव की छाया तक पहुंचे, और यह किसी और के नहीं बल्कि अच्छे निंजा भूरा के कारण संभव हुआ। इस बीच परछाई के बीच से एक और आवाज आई। इस बार आवाज ज्यादा प्रभावशाली थी। ये बुच था, जो हैमरस्टोन साहसिक दल का नेता था। याद रखें, हमें अंदर के खजाने की परवाह नहीं है, बल्कि इसकी पहली खोज की जीत की परवाह है। हैमरस्टोन समूह की प्रतिष्ठा पूरी तरह से हमारे कंधों पर टिकी हुई है। हम उन्हें गौरवान्वित करेंगे। भूरा की आंखें और कान कब्र के अंदर हर जगह थे, जिससे ध्रुव को आने वाले अंतिम दरवाजे के लिए सभी की रणनीतियों और तैयारियों के बारे में सुनने में मदद मिली। ध्रुव के लिए ये सुनना थोड़ा अजीब था, क्योंकि उसे लगा कि हर कोई दरवाजा खोलने के लिए सबसे पहले खुद को प्रेरित करेगा, लेकिन उनके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सभी सबसे पहले अंदर जाने से हिचकिचा रहे थे। अरे गुरुजी, सभी नेता एक स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं। नाइट्स के प्रतिनिधि सर जयंत ने कमान संभाली और समूह के सभी बड़े नामों को इकट्ठा किया। बुच उनके साथ शामिल हो गए। साथ ही अभियान में सबसे प्रमुख साहसिक समूहों इन्फिनल एडवेंचरर्स और बीएस ग्रुप के 2 अन्य नेता भी शामिल हो गए। इन चारों नेताओं ने आपस में चर्चा की और आगामी कार्यक्रम में अपनी अपनी भूमिका की योजना बनाई। शर्वानी ध्रुव के पास गई और बोली, क्या मैं आग्रह करूं कि आप भी उनकी बैठक में शामिल हों, भगवान ध्रुव? यह उचित ही है। वह दूसरों पर थोड़ा परेशान लग रही थी कि उन्होंने ध्रुव को शामिल नहीं किया, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि वह यहाँ है। ये ठीक है, उन्होंने कहा। मैं उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। आखिरकार मेरी अपनी भी योजनाएं हैं। ध्रुव ने अपनी सामान्य आंखों से पूरे कक्ष का निरीक्षण किया। पत्थर की ईंटों की दीवारें कीचड़ और मिट्टी से ढकी हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य है। फिर भी मन के प्रति अपनी अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण ध्रुव को यह आभास हो रहा था कि इस कक्ष के अंदर ही किसी प्रकार का मंत्र छिपा हुआ है। उसे तो बस दीवारों में मौजूद पृथ्वी का मानव देखना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने अप्राकृतिक क्रिस्टलीकृत संरचनाएं देखी, जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनी होनी चाहिए। किसी ने कक्ष की दीवारों में छेड़छाड़ करके उसे सामान्य कमरे जैसा बना दिया। श्रेया 3, ओह, क्या आप इस रहस्य के पीछे के जादुई सिद्धांत को समझ सकती हैं? ध्रुव दीवार के पास गया और उसने पत्थर की ईंट की दीवार को शारीरिक रूप से छुआ, उसकी दरारों पर उगने वाली काई की नमी को महसूस किया। ये निश्चित रूप से वास्तविक लग रहा था, फिर भी ध्रुव जानता था कि यह सब एक भ्रम था। मन में असामान्यता का परिणाम 1000 साल पहले डाले गए एक उच्च सितारा जादू मंत्र के प्रभाव के कारण है। संरचना का विश्लेषण करने में देवराज को लगभग 10 घंटे लगेंगे। प्रगति 0.1%। इस बीच जब श्रेया 3 ने कमरे के अंदर की असामान्यता की जांच की, तो चारों नेताओं ने अपनी चर्चा शुरू कर दी। ध्रुव ने भूरा के माध्यम से उनकी बातचीत सुनी। संक्षेप में, वे सभी अंतिम दरवाजा खोलने में इसलिए हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि राक्षस उनका अंदर स्वागत करेंगे। प्राचीन युग की कब्रों के विभिन्न अभियानों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ था कि खजाने के कमरे के अंतिम दरवाजे की रक्षा अलग अलग कठिनाई स्तर के प्राणियों द्वारा की जाती थी। कोई नहीं जानता था कि क्या इन प्राणियों को कब्र के निर्माता ने कब्र चोरों को रोकने के लिए जानबूझकर वहां रखा था, या वे अंदर मौजूद प्रचुर मात्रा में मैना से पैदा हुए स्वाभाविक राक्षस थे। किसी भी तरह से वे ऐसी चीजें नहीं थीं जिनसे एक साहसिक दल अकेले लड़ सकता था। सर जयंत को उम्मीद थी कि अंदर 4 उच्च स्तरीय राक्षस छिपे होंगे। उन्होंने यह अनुमान दूसरे नेताओं को भी बताया और उम्मीद जताई कि उनकी हर पार्टी एक राक्षस से निपटेगी। जो भी अपने राक्षस को सबसे तेजी से खत्म कर लेगा, वह खजाने वाले कमरे तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। ये सभी के लिए समान जिम्मेदारी थी, इसलिए इस निर्णय को तुरंत स्वीकार कर लिया गया।
यहाँ तक कि सामान्य साहसी लोग जो सिर्फ 4 बड़े समूहों के साथ जुड़े थे, उन्होंने भी इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि वे कभी भी उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्हें छोटे मोटे राक्षसों से लड़ने और उनकी सामग्री इकट्ठा करने से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। करीब 1 घंटे की तैयारी के बाद सर जयंत ने आखिरकार डबल दरवाजे को धक्का दिया। बस थोड़ा सा जोर लगाने से पूरा दरवाजा खुल गया और अंदर छिपे हुए जीव जंतु बाहर आ गए। कमरे के अंधेरे में लाल आंखें चमक उठीं जब बड़े बड़े जगुआर जैसे राक्षस साहसी लोगों की ओर झपटे और उन असभ्य मनुष्यों को अपने तीखे काले दांत दिखाते हुए उनकी नींद खोल दी। ये राक्षस बड़े थे, लगभग एक वयस्क हाथी के आकार के, तथा इनके दांत किसी ऊनी मैमथ के दांतों से ज्यादा छोटे नहीं थे। उनके शरीर से नेक्रोटिक ऊर्जा निकल रही थी क्योंकि उनका पूरा शरीर सड़ने के कगार पर था। उनके भूरे और काले शरीर कब्र की मंद रोशनी के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। अगर उनकी चमकती लाल आंखें हमेशा छोटे मनुष्यों को घूरती न होती तो वे लगभग अंधेरे में गायब हो जाते। शूरवीरों और साहसी लोगों ने अपने हथियार तैयार कर लिए और रक्षात्मक मंत्र पढ़े। सभी के चेहरे पर गंभीरता थी, सिवाय पीछे बैठे कुछ ड्रैगनबोन के जो उत्साह में वो चिल्ला रहे थे। जैसा कि उन्होंने शुरू से ही योजना बनाई थी, सर जयंत और उनके शूरवीरों के समूह ने एक बड़े मरे हुए जगुआर पर हमला किया। उन्होंने पीछे नहीं हटते हुए 5 सितारा शारीरिक कला मंत्र माउंटेन क्रशिंग एक्स का इस्तेमाल किया, जिससे राक्षस के कंधे का एक बड़ा हिस्सा कट गया। उसके बाकी शूरवीरों ने भी ऐसा ही किया, अपनी तलवारें लहराते हुए जगुआर का ध्यान भटकाया, जबकि बाकी ने समन्वित चालों से हमला किया। उनकी अच्छी तरह से अभ्यास की गई टीमवर्क ने उन्हें विशालकाय जगुआर को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने में सक्षम बनाया। वाह, जैसी कि सर जयंत से उम्मीद थी, यही कारण है कि वह सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। अरे काश मैं नाइट होता, उनके मंत्र बहुत अच्छे हैं। मैं भी कुल्हाड़ी का रास्ता जानना चाहता हूँ। लेकिन देखो, वे अकेले ही दिखावा नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ बुच और उसके बाकी हैमरस्टोन साथियों ने अपने उपकरणों में लाभ का उपयोग करके अपने राक्षस से लड़ाई की। वे शूरवीरों की तरह समन्वित नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत अधिक मार झेल सकते हैं, खासकर उन सभी के द्वारा पहने गए फायरी आर्मरी सेट के साथ। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर सबसे अच्छी फायर एनएटी वेबसाइट देखें। बुच ने खास तौर पर राक्षस को लगातार मुक्कों की बौछार से परेशान किया। हर बार जब वह मुक्का मारता तो उसके दस्ताने लाल आभा से चमक उठते, जिससे विशालकाय जगुआर दर्द से छटपटा उठता। मैंने तुमसे कहा था कि उसके दस्ताने विशेष हैं। इसमें एक मित्रिल अवशेष लगा हुआ है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अरे वाह, मुझे भी उनसे ईर्ष्या हो रही है। मुझे लगता है कि हेफास्ट्यूस समूह की उप कंपनी होने का यह एक लाभ है। अन्य 2 साहसिक समूहों ने अपने मरे हुए जगुआरों के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखी, लेकिन वे स्पष्ट रूप से नाइट्स और हैमरस्टोन से एक कदम पीछे थे। लेकिन जब वे सभी अपना ध्यान भटका रहे थे तो अचानक अंधेरे कमरे से दोहरे दरवाजे के पीछे से लाल रंग की 2 रोशनियां निकलीं। एक और प्राणी छाया से बाहर आया, और यह बाकी राक्षसों से बड़ा और खतरनाक था। अध्याय 218 एपेक्स जगुआर। एक शीर्ष जगुआर छाया से बाहर आया, उसकी आंखों में दूसरे नासमझ जानवरों से अलग स्पष्टता दिख रही थी। उसने इंसानों को स्कैन किया, अपने अगले शिकार का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाया। चैम्बर में तुरंत ही दहशत और भय का माहौल छा गया। यह नया राक्षस संभवतः 6 स्टार कठिनाई के शिखर पर था, जो 7 स्टार दायरे से सिर्फ आधा कदम नीचे था। 4 सबसे शक्तिशाली साहसी समूह पहले से ही अपने स्वयं के मरे हुए जगुआर के साथ व्यस्त थे। सर जयंत एक पल के लिए विचलित हो गए, जिससे एक जगुआर ने उनके सीने पर अपने पंजों से एक बड़ा घाव कर दिया। लेकिन उनके कवच की बदौलत यह एक मामूली घाव से ज्यादा कुछ नहीं था। जगुआर को कब्जे में रखने के लिए शूरवीरों की संयुक्त शक्ति और सहयोग की आवश्यकता थी। उनके पास खुद के अलावा किसी और की मदद करने की सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि बुच और उसके हैमरस्टोन समूह के लड़ाकों ने भी चैम्बर में दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया। हालांकि उनकी संख्या बेहतर थी, लेकिन उनमें नाइट्स जैसा समन्वय नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि उसके कुछ साथी ध्यान खो रहे थे और उनके शरीर पर डर हावी हो रहा था। जगुआर से निपटने वाले 2 अन्य साहसिक समूहों को भी मदद के लिए कोई छूट नहीं थी। इसका मतलब ये था कि शीर्ष जगुआर अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था और उसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। भले ही कमरे में लगभग 100 अन्य साहसी लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी संयुक्त ताकत इस क्षमता के राक्षस से नहीं लड़ सकती थी। अगर उन्होंने इसके लिए अभ्यास किया होता तो यह संभव हो सकता था, लेकिन उनके समन्वय की कमी उन्हें शीर्ष जगुआर से सिर्फ एक हमले का बचाव करने से रोकती। ये धीरे धीरे उनकी संख्या कम कर देता और अंततः उन सभी को मार देता। कुछ साहसी लोगों ने पहले से ही अपने शरीर को निकास की ओर आधा मोड़ रखा था। उनके दिमाग में सिर्फ एक धक्का था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए भाग जाएं। वे बड़ी संख्या में सुरक्षित रहेंगे, जो कि साहसी लोगों के लिए मुख्य नियम था, लेकिन जगुआर के डर ने उन्हें इस तथ्य को पहचानने से रोक दिया। ओह, क्या मैं इस बिल्ली के साथ खेल सकता हूँ?
चैम्बर में एक शांत आवाज गूंजी जिसने शीर्ष जगुआर का भी ध्यान आकर्षित किया। यह अर्जुन था, जो उत्साह में हवा में मुक्के मारने लगा। उसने शीर्ष जगुआर को राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक पंचिंग बैग के रूप में देखा जो उसके सबसे मजबूत हमलों का सामना करने के लिए तैयार था। अर्जुन, असभ्य मत बनो, हम नहीं जानते कि भगवान ध्रुव क्या करना चाहते हैं, शर्वानी ने अपने छोटे भाई के पास जाकर उसके सिर पर थपकी देते हुए कहा। बस इतना ध्यान रखना कि इसे खत्म कर दो, मैं तुम्हारे बाद सफाई नहीं करना चाहता, वीर ने लापरवाही से अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। सब लोग हमें देख रहे हैं, प्रताप ने अपने बड़े भाई वीर के पीछे छुपते हुए कहा। जबकि हर कोई बुरी तरह डरा हुआ था, ये नवागंतुक ऐसे सहजता से चल रहे थे और बात कर रहे थे जैसे कि वे किसी 6 सितारा कठिनाई वाले राक्षस से नहीं निपट रहे हों। कौन है वे? ओह, ये रिबॉर्न कंपनी के लोग हैं। बुच और हैमरस्टोन के साहसी लोगों को अपना सिर घुमाना पड़ा। आखिरकार उस कंपनी का चेहरा देखना पड़ा जिसने उनकी कंपनी को धूल में मिला दिया था। उन्होंने ड्रैगनबॉर्न को देखा, उनकी ताकत का अंदाजा लगाया। उनमें से एक ने अपनी आंख पर मोनोकल रखा और ड्रैगनबॉर्न को देखा। अपने सपने में उसने उनके पेट में 3 तैरती हुई रोशनियां देखीं, जो ये संकेत दे रही थीं कि वे 3 सितारा क्षेत्र में थे। उसने अपने निष्कर्षों को बुच को फुसफुसा कर बताया, जिसने ड्रैगनबॉर्न को और भी अधिक भ्रमित दृष्टि से देखा। उनके रवैये और पूरी स्थिति के प्रति लापरवाही से ऐसा लग रहा था कि वे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। वे केवल 3 स्टार हैं। मुझे डर है कि वे अकेले शीर्ष जगुआर से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? कैसे? हम अपने सामने खड़ी जगुआर से बड़ी मुश्किल से निपट पा रहे हैं। बुच ने अपने दस्ताने उठाए और एरप्टिंग लावा फिस्ट नामक 5 स्टार मंत्र का इस्तेमाल किया, क्योंकि जगुआर ने उनके ढाल वाले टैंक को पंजा मारने में विफल होने के बाद कमजोरी दिखाई। एक ज्वलंत लाल आभा ने उसके हाथ को घेर लिया, जिससे उसे इतनी शक्ति मिली कि वह जगुआर को पत्थर की ईंट की दीवारों में घुसा सके, जिससे वह एक पल के लिए अचेत हो गया। इस बीच शीर्ष जगुआर ने आखिरकार अपनी चाल चली। इसका शरीर धुंध में बदल गया और फिर साहसी लोगों के समूह के बीच में फिर से प्रकट हुआ। इसके पंजे ने जमीन को चीर दिया और एक शॉकवेव बनाई जिसने 2 साहसी लोगों को हवा में उड़ा दिया। जब वे वापस नीचे गिरे तो उन्हें लगा कि अब उनका अंत हो गया है, लेकिन इससे पहले कि उनका शरीर जमीन पर गिरता, उनकी परछाइयों ने उन्हें थाम लिया और उनके प्रभाव को कम कर दिया। अर्जुन ने अधीरता से शर्वानी की ओर देखा। देखो देखो, शर्वानी ध्रुव की ओर मुड़ी, जो दीवारों में अंकित मानों को समझने में व्यस्त था। भगवान ध्रुव, क्या हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति मिल सकती है? उसने उनसे पूछा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर एथरएड वेबसाइट पर जाएं। उसने उनसे कहा, जाओ। और उसकी स्पष्ट सहमति से अर्जुन अंततः शीर्ष जगुआर की ओर बढ़ा और उसकी कनपटी में एक मुक्का मारकर अपना परिचय दिया। अर्जुन के कूदने पर जगुआर को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिवाय धुंधलेपन के। वह कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसे अपने सिर पर खोपड़ी को कुचलने वाली ताकत महसूस हुई। शीर्ष जगुआर ने गुर्राहट के साथ अपना जबड़ा खोला और अर्जुन को जमीन पर गिरते हुए देखकर उस पर झपटा। सबसे छोटे ड्रैगनबोन ने मुस्कुराकर उसके दांत पर मुक्का मारा, जिससे एक शॉकवेव उत्पन्न हुई जिसने दोनों को एक दूसरे से दूर धकेल दिया। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। ये ड्रैगनबोन शीर्ष जगुआ के साथ पैर से पैर तक लड़ रहा था, मुक्का मार रहा था, लेकिन उसे बमुश्किल एक खरोंच आई। शीर्ष जगुआर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा जीव उसके हमलों का इतनी आसानी से सामना कर सकता है। अर्जुन के तानेदार मुखों को देखते ही शीर्ष जगुआर की मुद्रा गंभीर हो गई। उसने अपना शरीर नीचे झुका लिया और उसके पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। ओह, क्या हम गंभीर हो रहे हैं? अर्जुन ने चिढ़ाते हुए कहा। शीर्ष जगुआर के पैरों पर नेक्रोटिक ऊर्जा एकत्रित हो गई, जिससे उसे 6 सितारा जादुई शक्ति की शक्ति प्राप्त हो गई। इसका उद्देश्य उसके सामने बैठी उस छोटी सी मक्खी को डंक मारना था। लेकिन इससे पहले कि वह अर्जुन पर झपटता, एक तीर हवा में उड़कर उसके कंधे पर लगा, जिससे उसका जादू टूट गया। उसके पंजे में मौजूद नीली हरी ऊर्जा गायब होने से पहले टिमटिमाने लगी। वह शर्वानी पर झपटा, जिसने शांतिपूर्वक अपने तरकश से दूसरा तीर निकाला और जगुआर पर निशाना साधा। इन नए कीटों से क्रोधित 6 सितारा राक्षस ने अपने शरीर से तीर निकाला और अपने पंजों से शर्वानी पर झपटा। टिंग! इससे पहले कि उसके तीखे पंजे मादा ड्रैगनबोन को चीर पाते, जगुआर के पंजे हवा में ही रुक गए। जब उसने नीचे देखा तो उसे वीर का ध्यान आया, जिसने अपनी तलवारें निकाल ली थीं और उसके पंजों से टकरा रहा था। जगुआर ने उसे आते हुए भी नहीं देखा। उसने अपने पंजे वापस खींच लिए और घूम गया, अब अपनी पूंछ का उपयोग करके ड्रैगनबोन को दीवार में दूर धकेल दिया। लेकिन जगुआर के दुर्भाग्य से प्रताप पहले से ही अपने भाले के साथ वहां मौजूद था। उसने भाले की नोक को पूंछ की ओर बढ़ाया और उसे उनसे दूर फेंक दिया। शीर्ष जगुआर को अपनी स्थिति का आकलन करते हुए 1 सेकंड के लिए पीछे हटना पड़ा।
उसकी आंखों में भ्रम की स्थिति थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चैम्बर में कोई ऐसा भी है जो उसके पंजों से मुकाबला कर सकता है। फिर भी ये गलत साबित हुआ। इन ड्रैगनबॉर्न ने अपना कौशल दिखाया। साहसी लोग आश्चर्य से ड्रैगनबॉर्न की पीठ की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके, और उनके मन में केवल एक ही विचार था, ये पुनर्जन्म वाले लोग कहाँ से आए हैं। अध्याय 219 मित्रिल कलाकृतियों को सुसज्जित करना। साहसी लोगों के 5 समूह अपने अपने एक मरे हुए जगुआर के विरुद्ध लड़ रहे थे। वे सभी स्थापित समूह थे। शूरवीर स्वर्गीय शूरवीरों के आदेश से आए थे, जो सभी ज्ञात हथियारों पर अपनी महारत के लिए जाने जाते थे। हेमरस्टोन कंपनी अपने हथियारों, कवच और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध थी। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें हेफेस्ट समूह की एक उप कंपनी माना जाता था, जो वैंडरबिल्ट व्यवसाय के समान स्तर का एक समूह था। इन्फिनल एडवेंचरर्स और बियर्स ग्रुप सभी उन गिल्डों का हिस्सा थे जो क्वींस क्षेत्र में अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध थे। संक्षेप में, किसी को भी इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि वे जगुआर जैसे 6 सितारा मरे हुए राक्षस से मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ये ड्रैगनबॉर्न अभी जिस तरह का शारीरिक प्रभुत्व दिखा रहे हैं, ये तथ्य कि वे जगुआ के साथ टक्कर ले सकते हैं, ये दर्शाता है कि यह अज्ञात रीबॉर्न कंपनी अपने आप में शक्तिशाली थी। और यह कोई साधारण जगुआर नहीं था, यह एक एपेक्स जगुआर था जो अपने समूह का नेता था। उनकी अद्वितीय शक्तियां और कौशल इस जानवर को वश में रख रहे थे, इसके भयानक तीखे पंजों को रोक रहे थे और इसकी बिजली जैसी तेज झपटों का सामना कर रहे थे। निश्चित रूप से कोई ये तर्क दे सकता है कि ये जगुआर वास्तविक 6 सितारा कठिनाई वाले राक्षस नहीं थे क्योंकि वे मरे हुए थे, इसलिए वे अपनी शारीरिक शक्ति के चरम पर नहीं थे, लेकिन उनकी जादुई क्षमता बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। इसका मतलब ये था कि हालांकि इसकी शारीरिक शक्ति वास्तविक रूप से केवल 4 सितारा क्षेत्र में थी, लेकिन इसकी जादुई शक्ति अभी भी 6 सितारा क्षेत्र में थी। यहाँ तक कि सर जयंत भी 6 सितारा नेक्रोटिक मंत्र के सीधे प्रहार से बच नहीं पाएंगे। तथ्य यह है कि रीबॉर्न कंपनी के इन अज्ञात अर्धमानवों का शीर्ष मरे हुए जगुआर के साथ टकराव हुआ, जिसका अर्थ था कि वे पूरे साहसिक अभियान में निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत समूह थे। उफ, ये बिल्ली बहुत ताकतवर है, अर्जुन ने कहा और वह शीर्ष जगुआर के पंजे के नीचे झुक गया। उसने फिर से उसके सिर पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन राक्षस धुंध में बदल गया और गायब हो गया। उसके मुक्के से हवा में शॉकवेव पैदा हुई, लेकिन किसी और चीज पर चोट नहीं लगी। ध्यान दें, हम धीरे धीरे इसके जीवन मान को खत्म कर रहे हैं। शर्वानी ने जगुआर की ओर एक और तीर चलाया, इस बार उसके पिछले पैर पर लगा, लेकिन राक्षस ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पंजे उसकी ओर पटक दिए। वीर ने जैसे ही अपनी तलवार म्यान से निकाली, उसकी चमक धुंधली हो गई और उसने जगुआर के पंजों को रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं सहमत हूँ, ये बहुत धीमी है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्रताप ने अपना भला घुमाया और उसके सिरे को जमीन पर पटक दिया, जिससे प्राप्त गति से जगुआर की पसलियों पर जोरदार प्रहार हुआ। भाई माइक, क्या हम अपनी नई कलाकृतियों का उपयोग कर सकते हैं? ध्रुव ड्रैगनबॉर्न को शीर्ष जगुआर से लड़ते हुए देख रहा था। श्रेया 3, ओह, क्या आपको लगता है कि वे इस तरह जगुआर को हरा सकते हैं? यह उनकी मौजूदा ताकत के साथ संभव है। हालांकि लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, जगुआर के फिर से बढ़त हासिल करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ड्रैगनबॉर्न को अपने मित्रिल आर्टिफैक्ट्स का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। विश्लेषण की प्रगति 59%। ध्रुव ने शर्वानी की ओर देखा और उसे धीरे से सिर हिलाकर संकेत दिया। अर्जुन ने ये देखा और उत्साहित होकर अपनी परछाई की ओर बढ़ा। शर्वानी, वीर और प्रताप ने भी ऐसा ही किया और ऑक्शैडो की क्षमताओं का लाभ उठाकर रीबॉर्न के राष्ट्र से अपनी नई बनाई गई मित्रिल कलाकृतियों को वापस प्राप्त किया। अर्जुन के सामने की छाया से चमकती बैंगनी दरारों वाली एक जोड़ी काले दस्ताने ऊपर उठे। सबसे कम उम्र के ड्रैगनबॉर्न ने अब और इंतजार नहीं किया और अपने नए मित्रिल आर्टिफैक्ट्स पहन लिए। उसके शरीर में यूनिटी मैना उत्साह से भर गई, जिससे उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। और जब बाकी ड्रैगनबॉर्न ने अपनी मित्रिल कलाकृतियों का प्रयोग किया, तो हवा में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। ये हल्का था लेकिन स्पर्शनीय था। ड्रैगनबॉर्न को देखते ही शीर्ष जगुआर की आंखें सिकुड़ गईं। उन आंखों में सिर्फ डर नहीं था, पहचान थी। जब वह जीवित था तो उसने मित्रिल कलाकृतियों की शक्ति को पूरी तरह से देखा था, और ये तथ्य कि इस तरह के हथियार फिर से उसकी आंखों के सामने दिखाई दिए, उसके मरे हुए दिल को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। अन्य जगुआरों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। उनकी पूंछ नीचे झुक गई। ड्रैगनबॉर्न द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मित्रिल आर्टिफैक्ट से सावधान। और किसी न किसी तरह से हर दूसरा साहसी जानता था कि ड्रैगनबॉर्न ने पहले से भी अधिक बड़ी शक्ति हासिल कर ली थी। वे इन मित्रिल कलाकृतियों को नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्होंने इसकी शक्ति को महसूस किया। अर्जुन के दस्ताने अंतरिक्ष को ही विकृत कर रहे थे, क्योंकि मित्रिल के आवर्धन प्रभाव के माध्यम से उनकी प्राकृतिक प्रतिभाएं और भी अधिक प्रबल रूप से प्रकट होने लगीं। वीर की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी।
प्रताप के भाले ने हवाओं को हिला दिया। शर्वानी के धनुष से एक ऐसी चिरस्थायी रोशनी निकल रही थी जो सबसे गहरे साए को भी रोशन कर रही थी। वे हथियार क्या हैं? क्या ये धातु है? ये क्यों चमक रही है? सर जयंत और शूरवीरों ने मित्रिल कलाकृतियों को आश्चर्य से देखा। उन्होंने इसे पहचान लिया, लेकिन वे इस पर यकीन नहीं कर पाए। उन्होंने इस तरह की शक्ति को तभी महसूस किया था जब वे ऑर्डर के मुख्यालय गए थे और स्वर्गीय शूरवीरों को खुद देखा था। वे जानते थे कि उन हथियारों में मित्रिल के अवशेष हैं। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। इस बात पर बुद्ध से ज्यादा किसी को यकीन नहीं था। आखिरकार उसके पास भी मित्रिल अवशेष का एक खंडित संस्करण था जो उसके दस्ताने में था। इसी से उसे ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ मुक्का मारने की शक्ति मिली थी। यह हेफेस्ट समूह द्वारा उसे दिया गया एक अनमोल उपहार था। उसने सोचा कि वह इसे पाने के लिए दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। फिर भी जब उसने ड्रैगनबॉर्न द्वारा पहने गए मित्रिल आर्टिफैक्ट्स को देखा तो उसे पता चला कि उनके आर्टिफैक्ट्स उसके आर्टिफैक्ट से कहीं ज्यादा मजबूत थे। बेशक उन सभी ने सोचा कि उन हथियारों में मित्रिल अवशेषों के टुकड़े हैं। उन्हें नहीं पता था कि सब कुछ मित्रिल कलाकृतियों से बना है। और मित्रिल कलाकृतियों की शक्ति के साथ अर्जुन और उसके भाई बहनों ने अपने कौशल की शक्ति को एपेक्स जगुआर पर लागू करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने हवा में मुक्का मारा जिससे अंतरिक्ष ही टूट गया और उसकी मुट्ठी की शक्ति राक्षस के चेहरे तक पहुंच गई, हालांकि वे एक दूसरे से दसियों मीटर दूर थे। जगुआर को लगा कि मुक्का लगने से उसके जबड़े टूट गए हैं, और इससे पहले कि वह संभल पाता, वीर उछल पड़ा और उसने तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने तलवार वापस म्यान में रख ली, मानो उसने अभी तक कुछ किया ही न हो। और जैसे ही वह जमीन पर उतरा, जगुआर के शरीर पर सैकड़ों बड़े घाव और कट के निशान दिखाई दिए। ग्राओ, ये चिल्लाया। यह अपने आप को हवा में पुनः स्थापित करने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता था। इसके पैर जमीन को खरोंचते थे, इसके जबड़े इसके सिर में ढीले लटके रहते थे। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्रता से और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर फायर NAT वेबसाइट देखें। तभी शर्वानी ने अपना तीर छोड़ा। एपेक्स जगुआर ने अपनी पूरी ताकत और गति का इस्तेमाल करते हुए छलांग लगा दी। अब इन ड्रैगनबॉर्न को कम करके नहीं आंका जा रहा था, लेकिन ये फिर भी हुआ। तीर ने जगुआर की गर्दन पर सीधा वार किया। तीर ने जगुआर की दिशा का अनुमान लगा लिया था और वह सही जगह पर लगा। और इससे पहले कि वह खुद को ठीक कर पाती, प्रताप ने आखिरकार अपनी तैयारियां पूरी कर लीं। वह इस पूरे समय अपने भाले को घुमाती रही जिससे उसके शरीर में गति आ गई। और हर बार जब वह अपने भाले का इस्तेमाल करती तो उसके हैंडल के चारों ओर हवा की ऊर्जा बढ़ने लगती, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाती। और जब जगुआर अपनी गर्दन में फंसे तीर के कारण अक्षम महसूस कर रही थी, तो प्रताप ने अंततः उसके भाले की शक्ति जारी कर दी। एक ही झटके में विनाश का एक अदृश्य शंकु प्रकट हुआ और एपेक्स जगुआर के शरीर पर सीधा प्रहार किया, जिससे वह पत्थर की ईंट की दीवार से जा टकराया। अध्याय 220 नेक्रोटिक ऊर्जा। जैसे ही एपेक्स जगुआर पत्थर की ईंटों की दीवारों से टकराया, ध्रुव ने महसूस किया कि उस क्षेत्र में क्रिस्टलीकृत पृथ्वीमान एक सेकंड के लिए अस्थिर हो गया। यह एक मौका है, श्रेया 3। ओ, इस मकबरे को बनाने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित रक्षात्मक उपाय एक पल के लिए अक्षम हो गए थे। सामान्य लोगों के लिए कक्ष अदृश्य रूप से चमक रहा था, जिनके पास पागल मन संवेदनशीलता नहीं थी। लेकिन ध्रुव के लिए पर्दे के पीछे से झांकना और अंदर छिपे तंत्र को आंशिक रूप से देखना ही काफी था। ये निश्चित रूप से उनके निजी AI सहायक के लिए विश्लेषण शीघ्रता से करने के लिए पर्याप्त समय था। समझ गया, मकबरे की मन संरचना का विश्लेषण। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट देखें। प्रगति 60% प्रगति, 74% प्रगति, 89% प्रगति, 99%। ध्रुव को जानकारी मिली जिसमें कब्र की संरचना के बारे में विस्तार से बताया गया। उसने दीवारों के चारों ओर क्रिस्टलीकृत पृथ्वीमान में उद्देश्य देखा। यह न केवल कब्र के लिए एक रोकथाम सुविधा के रूप में कार्य करता था, बल्कि अंदर रहने वाले मरे हुए राक्षसों के लिए एक प्रकार की बैटरी भी थी। पृथ्वी के मान की दीवार के पार ध्रुव ने जटिल अंधकार में मान स्तंभों को सीधे नीचे की ओर इंगित करते हुए देखा, जो धीरे धीरे मरे हुए प्राणियों के लिए आवश्यक भोजन को बाहर निकाल रहे थे। इससे उसे मरे हुए जीवों के अस्तित्व को संभव बनाने वाली आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिली। उसने अपने मन में एक नोट बनाया, जगुआर में डार्क मैना की संरचना को याद करते हुए, ताकि एक दिन वह अपने लिए एक बना सके। बेशक इस समय यह उनका लक्ष्य नहीं था। वह देवराज को क्रिस्टलीय पृथ्वीमान दीवारों का विश्लेषण क्यों करना चाहता था, इसका एकमात्र कारण यह था कि वह जानता था कि इसके भीतर एक छिपा हुआ कमरा है जो उसे कब्र के रहस्यों तक ले जा सकता था। आखिरकार वे दोहरे दरवाजे, जिनके बारे में सभी को लगता था कि वे खजाने वाले कमरे की ओर जाते हैं, वास्तव में एक खाली जगह से अधिक कुछ नहीं थे, जिसका उपयोग मरे हुए जगुआर शीतनिद्रा में करते थे। ध्रुव ने छाया के पार
देखा और पृथ्वी की पपड़ी की परतों के अलावा कुछ नहीं देखा, जिसका अर्थ था कि इसके आगे कोई खजाने का कमरा नहीं था। इसका मतलब यह है कि खजाने वाला कमरा कहीं और छिपा हुआ था, और उसे लग रहा था कि इस कमरे में मौजूद अजीबोगरीब मान उसे अपने लिए ये कमरा खोजने में मदद कर सकता है। जैसे ही ध्रुव ने मकबरे के रहस्यों का विश्लेषण समाप्त किया, एपेक्स जगुआर अंततः अपने अंतिम चरण में था। उसकी आंखें अभी भी लड़ने के लिए तड़प रही थीं, लेकिन उसका शरीर टिक नहीं पा रहा था। ड्रैगनबॉर्न ने सफलतापूर्वक मरे हुए राक्षस को वश में कर लिया था। अर्जुन के अंतरिक्ष तोड़ने वाले मुके की बदौलत आखिरकार इसके जबड़े जमीन पर गिर गए। शर्वानी के तीर ने इसकी रीढ़ पर वार किया, जिससे इसका धड़ पूरी तरह से अपंग हो गया, जिससे ये खड़ा भी नहीं हो सका। ये केवल तीर में लगे लाइट मैना के टुकड़े की वजह से ही संभव हो पाया, जिसने डार्क मैना को निष्क्रिय कर दिया, जिससे ये हिल नहीं पा रहा था। वीर और प्रताप के लगातार प्रहारों के कारण उसका शरीर दीवारों से टकराकर कटकर नष्ट हो गया। शीर्ष जगुआर ने आखिरी बार ड्रैगनबॉर्न की ओर देखा और विरोध में अपना सिर उठाया। फिर यह नीले हरे प्रकाश के साथ चमकने लगा और एक ही सेकंड में कक्ष में परिगलित ऊर्जा भर गई। 4 अन्य जगुआर, जो साहसी लोगों से घायल हो गए थे, लड़ाई के बीच में रुक गए और चमकते हुए शीर्ष जगुआर को घूरने लगे। उनकी लाल आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, इससे पहले कि उनके शरीर को बनाने वाला बहुत ही काला मन गायब हो जाए और अपने नेता के साथ विलीन हो जाए। कुछ ही सेकंड में उनका शरीर डार्क मैना से रहित हो गया तथा उनके मृत शरीर मात्र राख और हड्डियों में बदल गए, जो हवा में बिखर गए। ड्रैगनबॉर्न के अद्भुत पराक्रम के प्रदर्शन से अभी भी रोमांचित हो रहे साहसी लोग अचंभित रह गए और वे बस तीव्र चमक वाले एपेक्स जगुआर को देखते रह गए। यह क्या है? क्या हो रहा है? इस उत्तर को जानने वाला एकमात्र व्यक्ति स्वर्गीय शूरवीरों के आदेश से सर्जयंत था। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वह नीली हरी रोशनी की बढ़ती तीव्रता को पहचान रहा था। पीछे हटो, वह पूरी ताकत से चिल्लाया। ये बम है। साहसी लोग घबराकर इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए बेताब हो गए। ड्रैगनबोन ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो चिंतित नहीं थे। उनकी परछाइयां रूपांतरित होकर एक ऑक में बदल गईं, जिसने उन्हें सुरक्षा के लिए न्यू ऑकस में वापस ले जाने की पेशकश की। हालांकि उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ध्रुव अभी भी अंदर व्यस्त था। सर्जयंत और उनके शूरवीर ध्रुव को पहले से ही पहचान कर उसकी ओर दौड़े। युवक, हमें अब भागना होगा, उसने कहा, लेकिन ध्रुव ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसे नियंत्रण में रख रहा हूँ। इससे पहले कि नायक ध्रुव से कोई प्रश्न कर पाता, 11 वर्षीय बालक ने अपने पैरों में लगे वायुमंडल को नियंत्रित करके उसे चमकते हुए एपेक्स जगुआर की ओर उठा लिया। उसने उसके शरीर को देखा और उसकी नेक्रोटिक ऊर्जा को दृष्टिगत रूप से विच्छेदित किया। उसने राक्षस के शरीर को बनाने वाले 2 मौलिक मान देखे, डार्क और पॉइजन। तो इस तरह से आप नेक्रोटिक ऊर्जा बनाते हैं, ध्रुव ने मन ही मन सोचा, इस दुर्भाग्यपूर्ण समय पर भी नोट्स लेते हुए। फिर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अब ये क्यों फटने की धमकी दे रहा है, जबकि पहले तो इसका कोई संकेत भी नहीं मिला था। जैसे ही उसने शीर्ष जगुआर के शरीर से आगे देखा, उसने मन का एक और अजीब संयोजन देखा जो धीरे धीरे मरे हुए राक्षस में रिस रहा था। वहां प्रकाश और बिजली का भी मन्ना था। लाइट मैना ने डार्क मैना को रद्द कर दिया, लाइटनिंग मैना ने जहर मैना को रद्द कर दिया। इसलिए सिद्धांत रूप में इसे एपेक्स जगुआर को शक्ति प्रदान करने वाली अत्यंत नेक्रोटिक ऊर्जा को विघटित कर देना चाहिए था, तथा इसे अपने अन्य साथियों की तरह धूल और हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बना देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि पता चला, हल्का मन विश्व मन का पूरक था, और लाइटनिंग मैना ने डार्क मैना का पूरक बनाया। चारों मानों के संयोजन से एक रचनात्मक और विनाशकारी मिश्रण का निर्माण हुआ, जो ध्रुव द्वारा निर्मित प्रथम यूनिटी मित्रिल कलाकृति के समान था, जो एक अस्थिर बम निकला। यही कारण था कि एपेक्स जगुआर विस्फोट से बस कुछ ही क्षण दूर था। बाकी साहसी लोग ध्रुव की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा लड़का बम के करीब क्यों जा रहा है। वे सभी उसे रिबॉर्न कंपनी का हिस्सा मानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वह उसका मालिक था। सर्जयंत खास तौर पर ध्रुव को एक प्रतिभाशाली व्यवसायी के रूप में जानते थे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ध्रुव को 4 सितारा मंत्र एयर फ्लाइट का ज्ञान होगा, लेकिन यहाँ वह इसे इतनी सहजता से कर रहा था। ध्रुव ने अपना हाथ उठाया तथा उसकी सर्वोच्च कुशलता, एकता संगठन की शक्ति पूरी शक्ति से प्रवाहित हुई। अलग हो जाओ, उसने मन से कहा। उसका न केवल अपने मन पर बल्कि अपने आसपास की हर चीज पर पूरा नियंत्रण था। ग्रहों की तरह एक दूसरे के चारों ओर घूमने वाली व्यक्तिगत अंधकार और विष से बनी नेक्रोटिक ऊर्जा ध्रुव के शब्द के कारण एक दूसरे से दूर जाने लगी। श्रेया 3 ओ द्वारा प्रत्येक मन पर उसके नियंत्रण को परिष्कृत किया गया था, जिससे वह एक ही समय में लाखों करोड़ों मन को नियंत्रित कर सकता था। जैसे ही यह पृथक्करण हुआ, नीला हरा प्रकाश हल्का होने लगा और 2 भागों में विभाजित हो गया, काला और बैंगनी। अंततः नेक्रोटिक ऊर्जा के नष्ट हो जाने के बाद ध्रुव ने प्रकाश और बिजली के मान को नियंत्रित किया और अंधकार और विष के मान से टकराया, एक दूसरे को रद्द कर दिया और एक क्षण में गायब हो गए।
और क्योंकि ये मैना एक दूसरे से अलग थे इसलिए उनमें विस्फोट करने की क्षमता नहीं थी। धीरे धीरे इन चारों मनुष्यों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया, जिससे प्रकाश की चिंगारियां उत्पन्न हुईं जो फुलझड़ी से निकलने वाली चिंगारी की याद दिलाती थीं। फिर सन्नाटा छा गया। अपने शरीर को ईंधन देने के लिए कोई नेक्रोटिक ऊर्जा नहीं बची थी, इसलिए एपेक्स जगुआर धूल में बदल गया। सभी साहसी शूरवीर हैमरस्टोन कंपनी सभी आश्चर्य और अविश्वास भरी आंखों से ध्रुव को देख रहे थे। लेकिन ध्रुव का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने ईंट की दीवार की ओर देखा और उसके पीछे छिपे हुए काले मान स्तंभों को पकड़ लिया। क्रिस्टलीकृत पृथ्वी मान में एक दरार फूट पड़ी, जिससे ध्रुव के प्रवेश के लिए रास्ता बन गया।